टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपी टीईटी 2020। बात की जा रही है आपकी हिंदी पेडागोजी की 15 क्वेश्चंस और उसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका, इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, आपके क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है। कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। ओके, तो बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। मतलब ये है कि बच्चे को जैसा परिवेश मिल रहा है, जहाँ पे जैसी नीड है, बच्चा अपने हिसाब से क्या करेगा, भाषा बोलते समय अपने नियमों को क्या खुद मतलब प्रिपेयर कर लेगा। ये बात बोली जा रही है। तो क्या ये सही है? यह बी ऑप्शन है आपका, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन सी है, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप व्याकरण शिक्षण करा रहे हैं तो इसको अलग से हमें काव्यांशों में क्या है, इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उसके माध्यम से हम बच्चों को क्या करें, व्याकरण सिखाएं। डी है आपका, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, प्रयोग नहीं नियम को महत्व दीजिए। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, कि बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। ओके, बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। ओके, उसने क्या किया, यहाँ पर बार बार रिपीटेशन कर दिया है अपने सब्जेक्ट का, ठीक है ना, ताकि चीज़ें क्या हो जाएं, इजी से इजी हो जाएं, ठीक है ना। ए ऑप्शन है आपका, नियम कंठस्थ ना होना, इसलिए वो ऐसा यूज कर रही है। नियमों का अति सामान्यीकरण कर रही है, बहुत ही ज़्यादा क्या सिंप्लीफाई कर रहे हैं उनको, इसलिए उसने ऐसे लिखा है। सी है आपका, नियम का उल्लंघन। डी है आपके संदर्भ की समझ ना होना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। नियमों की जो अति सामान्यीकरण है, यानी कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। वो चाहती तो उसने पढ़ा, खाया और चीखा भी कह सकती थी, लेकिन उसने इनको भी सिंप्लीफाई किया हुआ है, इसलिए क्या है, ये आपका नियमों का अति सामान्यीकरण कहलाता है। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से। पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से, अर्थात आपको कोई पैसेज दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इस पैसेज को पढ़िए और आप इस पे क्या करिए, क्वेश्चन क्रिएट कीजिए, ठीक है ना, क्वेश्चन निर्माण कीजिए। तो इस पे क्या होगा, क्या बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है इससे, कि बच्चे ने पढ़ा और उसको समझा, ठीक है ना, कितना समझा कितना नहीं समझा, इसका आकलन कर पा रहे हैं आप। बी है आपका, प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। सी है आपका, प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है। या डी है ऑप्शन, बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ चला जाता है, ये है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, ठीक है ना, बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का क्या होता है, आकलन होता है। जब हम बच्चे को कोई पैसेज देते हैं और हम उससे कहते हैं कि आप इसको पढ़कर इसमें क्वेश्चंस क्रिएट कीजिए इससे, तो बच्चे की पढ़ने की क्षमता की योग्यता का क्या होता है, आकलन होता है, कि आखिर बच्चे ने आखिर किस तरीके से पढ़ा है, कितना समझा उस पैसेज को, क्या क्रिएटिविटी है उसकी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें समझने में आसानी हो जाती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग। हम भाषा बोलते समय मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करें, इससे क्या होगा, क्या व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है कि हमें करना ही करना चाहिए। बी है आपका, हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि भैया आप मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग कीजिए आप अपनी भाषा में। सी है आपका, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। डी है, केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि भाषिक अभिव्यक्ति जो आप क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आपकी जो स्पीच है वो कैसी हो जाएगी, प्रभावी हो जाएगी। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानने और उसका विश्लेषण करने में कौन सा बिंदु कम सहायक है, क्या बताना है हमें यहाँ पर, कम सहायक बताना है। ओके, कम सहायक है। भाषा की जो नियमबद्ध प्रकृति है, ठीक है ना, भाषा की जो नियमबद्ध प्रकृति को पहचानने और उसका क्या करना, विश्लेषण करने में कौन सा बिंदु सबसे कम सहायक है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, विविधतापूर्ण भाषिक तत्वों वाले साहित्य को पढ़ने का अवसर देना। विविधतापूर्ण आप क्या करिए, भाषिक तत्वों वाले जो साहित्य हैं, ठीक है ना, विविधतापूर्ण जो साहित्य हैं आप उनको पढ़ने का अवसर दीजिए। इससे भी बच्चा भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानेगा और उसका विश्लेषण कर पाएगा। बी है आपका, विभिन्न विषयों से जुड़े पाठों को पढ़ने चर्चा करने का अवसर मिलेगा। जब बच्चा क्या करेगा,
जब बच्चा विभिन्न विषयों से जुड़े पाठों को पढ़ेगा, उनका चर्चा करने के हम अवसर प्रोवाइड कराएंगे तो बच्चे भाषा की प्रकृति को जानेंगे, उसका विश्लेषण कर पाएंगे। सी है आपका व्याकरण के नियमों को विश्लेषण करना। यहाँ पर सी ऑप्शन जो दिया है सबसे कम सहायक है कि व्याकरण के नियमों का विश्लेषण करना, ठीक है ना। और डी ऑप्शन है आपका भाषा प्रयोग की बारीकियों पर ध्यान देना। तो भाषा कहाँ पे कैसी प्रयोग करना है इस पर भी ध्यान देना है, लेकिन आपका व्याकरण के नियमों का विश्लेषण करना है कि अगर वो संज्ञा आया है तो वो कहाँ से आया है, आपका अगर हेल्पिंग वर्ब है जो आपकी सहायक क्रिया है वो कहाँ से आ गई है, ये सारी चीज़ें क्या है इनका विश्लेषण करना जरूरी है। लेकिन क्या है ये थोड़ा सा स्टेज में क्या होता है अकॉर्डिंग टू बच्चे की स्टेज होता है, ठीक है ना। और उसमें क्या है इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना, कम फोकस करना, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है या कम सहायक है प्रकृति को पहचानने में। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भाषा के व्याकरण की समझ को भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर हमें पता चल जाता है कि भाई ये भाषा अच्छी बोल लेते हैं या नहीं बोल पाते हैं, इनकी व्याकरण कैसी है, तो हम किस तरीके से समझ पाते हैं, क्या संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से हम उनको आंक सकते हैं। बी है आपका केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जा सकता है। सी है आपका केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जा सकता है। डी है आपका निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जा सकता है। तो ठीक है ना, आपने देखा होगा ना पेपर में ये वस्तुनिष्ठ दिए रहते हैं, लघुत्तर भी दिए रहते हैं, निबंधात्मक, क्या इनसे आप आ सकते हैं। या कोई बच्चा अकॉर्डिंग टू क्या है अपनी सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू अपनी जो परिस्थितियाँ है, संदर्भ परक जिसे आप कह रहे हैं, ठीक है ना, नीड के अनुसार वो प्रश्नों के माध्यम से आंका जा सकता है। जहाँ पे जैसी नीड है, अगर आपने उससे क्वेश्चन किया हुआ है और उसने आपका आंसर रिप्लाई कर दिया है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ इसे भाषा के व्याकरण की कितनी समझ है, ठीक है ना, किस तरीके से वो रिप्लाई कर रहा है। ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, आपको पहचानने में मदद करेंगी उसके ज्ञान को, ठीक है ना, कि उसे भाषा के व्याकरण की कितनी समझ कितनी पकड़ है उसकी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। उच्च प्राथमिक स्तर जो आपका होता है क्लास 6 to 8 क्लास होता है, ठीक है ना, इसके अंतर्गत आपका सर्वाधिक जो उचित विधि है वो होती है आपकी आगमन विधि, जो हमारे क्या चलती है एग्जाम्पल्स टू आपकी रूल्स चलती है। ओके, बात करेंगे हम नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है। फिर वही बात है कि उच्च प्राथमिक स्तर क्लास 6 to 8 आ जाएगा आपका। इस पर बताना है कि जो व्याकरण शिक्षण अगर आप करा रहे हैं तो कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है। क्या व्याकरण के बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करनी चाहिए, पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु पर क्या करना चाहिए, व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट कर देना चाहिए। कोई चीज़ आ रही है, आप पाठ पढ़ा रहे हैं, कोई भी व्याकरण से संदर्भित अगर चीज़ें आ रही हैं तो आप उनको उसी बिंदु पर उसी पॉइंट पर क्या कर दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए कि आखिर इसका प्रयोग ऐसा क्यों हुआ है। सी है आपका व्याकरणिक बिंदुओं पर कार्यपरक वर्कशीट आप तैयार करवाइए इसलिए। डी है आपका बच्चों की भाषा प्रयोगशाला में व्याकरणिक कोटियों का अभ्यास कराइए, ठीक है ना, भाषा प्रयोगशाला ले जाइए और उसको क्या है जो भी आपके व्याकरण की प्रोसेस है उसको अभ्यास कराइए उसकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना, ठीक है ना, पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना क्या होगा आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो आपका परिवार है, पड़ोस है, विद्यालय है, इनके साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते कौन निभाते, क्या पुस्तकालय है, शब्दकोश है, संचार माध्यम है या भाषा प्रयोगशाला के उपकरण है। तो आपका राइट आंसर है संचार के माध्यम, जो आपके क्या होते हैं, जो मीडिया है, प्रिंटेड मीडिया है और आपकी क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है ना। प्रिंटेड मीडिया में आपके जो न्यूज़पेपर आ जाते हैं प्रिंटेड मीडिया में, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके आ जाएंगे टेलीविज़न वगैरह। ओके, इस तरीके से आपके क्या है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका पे करते हैं। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना चाहिए, ठीक है ना। संदर्भ परक जैसा कि परिस्थिति हो, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है उस कॉन्टेक्स्ट में आप रिप्लाई कीजिए, ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है। तो क्या ये पूर्णतया उचित है, पूर्णतया असंभव है, बिल्कुल अनुचित है या आंशिक रूप से उचित है। तो आपका राइट आंसर है, अगर आप व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आप आंकेंगे तो ये पूर्णतया उचित है, ठीक है ना। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा। जब आप व्याकरण शिक्षण करा रहे होंगे तो आपका जो बल है, ठीक है ना, किस बिंदु पर होगा, आप किस चीज़ पर इम्पोर्टेंस देंगे, व्याकरण के नियमों की सैद्धांतिक विवेचना पर
या व्याकरण कोटियों की पहचान कीजिए इसलिए, या व्याकरण नियमों को कंठस्थ कर लें, या व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर। तो व्याकरण के क्या करना है, व्यवहारिक पक्ष पर। वही चीज़ है कि सांदर्भिक हमें क्या करना है, चीज़ें सीखना है। ओके, बात की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। आगमन विधि की विशेषता बताना है, जो आपकी क्या है, एग्जाम्पल्स टू रूल चलती है, ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर चलती है। तो सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, ठीक है ना, सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, बाद में नियम बताना। तो पहले आपका उदाहरण आएगा, ठीक है ना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है। कौन सी पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है, जिसमें बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं, बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। अभी हमने पीछे भी देखा ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सबसे अच्छी विधि मानते हैं कि उदाहरण से नियमों की ओर जाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते, किसके अभाव में आप नहीं पढ़ सकते। आपको किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, क्या बारह खड़ी से परिचय होना चाहिए, ठीक है ना, क्या वर्णमाला की क्रम पद्धति का ज्ञान होना चाहिए, ये संयुक्त अक्षरों की पहचान होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर है लिपि से परिचय होने चाहिए। लिपि से परिचय होगा तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर किसी भी चीज़ को पढ़ सकते, कुछ भी चीज़ के आप पैसेज दिए हैं, ठीक है ना, पेपर पढ़ रहे हैं, तो लिपि का परिचय है आपका, ठीक है ना। लिपि का परिचय नहीं है तो आप क्या है, यहाँ पर नहीं पढ़ सकते। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके आपसे क्या है, ये सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू